सही है, ये है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सही है। फॉर 2017 में हमारा 20% था, 2018 में 24% हो गया, यानी ये इंक्रीज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर इंक्रीज होता है तो ये अच्छी बात है। गुड। स्टार, अच्छी बात है। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या बताती है? दिस मीन्स दैट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन ईच डॉलर ऑफ सेल्स हैज बीन इंक्रीज्ड। मतलब पहले जो मैं $1 पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमाता था, अब इससे इंक्रीज हो गया। है ना प्राइस। बिल्कुल। ग्रॉस प्रॉफिट का इंक्रीज होने का इसका मतलब क्या है? बिजनेस अपने सेल्स को इंक्रीज हो प्रॉफिट गई है। में अच्छे से कन्वर्ट कर रहा है। तो जो मैं सेल्स कर रहा हूँ वो प्रॉफिटेबल सेल्स है, लॉस लीडिंग नहीं है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने का तरीका क्या होता है? या तो सेल्स बढ़ा दो, प्राइस ऑफ द गुड हैज इंक्रीज्ड, या तो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर दो। दो ही तरीके हैं ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने। मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट को, अब रेशियो एनालिसिस में हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखा, 2017 में 20% था, 2018 में 24% हो गया। मतलब जीपी मार्जिन हैज बीन इंक्रीज्ड। जीपी मार्जिन इंक्रीज्ड हुआ है, अच्छी बात है। और इसने ये ऑब्जर्वेशन में भी बताया, जीपी मार्जिन इंक्रीज कैसे होता है? या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा के, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करके। यही दो तरीके हैं। सही है। तो ये रीजन हो सकता है। और इसकी अब नेट प्रॉफिट मार्जिन है, पहले 14% था, फिर कितने परसेंट हो गया? 12% हो गया। यानी ये बुरी बात है, हमें प्रॉफिट अब कम मिल रहा है पहले से ज्यादा। प्रॉफिट कम क्यों मिल सकता है? या तो सेल्स कम हो गई होंगी, या तो कॉस्ट बढ़ गई होगी। ऐसा ही है। दिस मीन्स दैट द नेट प्रॉफिट ऑन ईच डॉलर ऑफ सेल्स हैज फॉलन इवन दो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज इंक्रीज्ड। मतलब जीपी मार्जिन मेरा इंक्रीज हुआ है, लेकिन एनपी मार्जिन मेरा कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है सर? मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे, मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई होगी, या कोई लॉस हुआ होगा मुझे, बैड डेट ज्यादा हुआ होगा। तो ये रीजंस हो सकते हैं। द बिजनेस इज लेस सक्सेसफुल एट कन्वर्टिंग सेल्स इनटू प्रॉफिट। ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस मस्ट हैव इंक्रीज्ड। ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। रिड्यूसिंग द कंपनीज नेट प्रॉफिट कंपेयर टू द रेवेन्यू। मतलब पिछले साल जो मेरी सेल्स थी, उसके मुकाबले में मेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा था, बट इस साल की जो सेल है उसके कंपैरिजन में मेरा नेट प्रॉफिट कम है। सही है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2017 में 10% था, 2018 में और कम हो गया। तो मतलब क्या है? ROCE वो भी वर्स ऑफ हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर मस्ट हैव डिस्करेज्ड, जो ओनर्स हैं वो डिसहार्टेंड हुए होंगे, उसने कहा भाई प्रॉफिट तो कम हो रहा है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? कि भाई नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा, नेट प्रॉफिट हैज फॉलन, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया होगा। ये जो इसका फॉर्मूला था, उसमें यही था ना कि नेट प्रॉफिट तो या तो सेम रहा होगा, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से उसका परसेंट कम हो गया होगा। If capital employed has increased, this could mean that the managers of the business have invested more, hoping to make higher profit in future. इसने ये बात कह दी कि जो मैनेजर्स ने इन्वेस्टमेंट किया ना, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से की हो सकती है। शॉर्ट टर्म में तो उनका प्रॉफिट कम हो गया, बट लॉन्ग टर्म में वो उनको प्रॉफिटेबल मिलेगा। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। करंट रेशियो 2018 में 1 था, और करंट रेशियो इन 2017 1.5 था। तो इसका मतलब क्या है कि करंट रेशियो डिक्रीज हुआ है, यानी जो मेरे करंट एसेट्स थे वो कम हो गए हैं। अब करंट रेशियो जब 1 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? जब करंट रेशियो 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? जब करंट रेशियो वन 1 लिखा हो तो मतलब उसका है मतलब, कि वन आपके पास एसेट है, वन लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए, या $1 लाइबिलिटी को पे करने के लिए, आई हैव $1 ऑफ एसेट। तो मतलब ये इक्वल इक्वल सिचुएशन है। लेकिन जब 2017 में, 2017 में 1.5 था, इसका मतलब क्या है? आई हैड मोर लिक्विड एसिड, आई हैड मोर कैश टू पे ऑफ माई लाइबिलिटीज।
इसने बोला दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द बिजनेस हैज बॉट एंड यूज्ड मेनी मोर सप्लाईज बट नॉट येट पेड फॉर देम। इसने बोला कि बिजनेस ने क्रेडिट परचेज कर लिया होगा जिसकी वजह से उसका अकाउंट्स पेबल बढ़ गया होगा, या उसने अपने एक्सपेंसेस को अभी तक पे नहीं किया होगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश, या कुछ एसेट परचेज कर लिए होंगे जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो ज्यादा हुआ होगा। It could also be because the business has used cash to pay for fixed assets. The business has low liquidity, needs to be increase current assets or reduce current liabilities. करंट रेशो करंट रेशियो कैसे बेहतर हो सकता है? या तो करंट एसेट बढ़ा के या तो करंट लाइबिलिटीज कम करके। रिड्यूस कर। एग्जैक्टली exactly. अब दूसरा एनालिसिस हमारे पास क्या आता है कि करंट रेशियो तो हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन एसिड टेस्ट रेशियो बहुत कम है। करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो में किस चीज का फर्क आता है? वो है इन्वेंट्री का। किसका फर्क आता है? इन्वेंट्री का। तो मतलब जो करंट रेशियो 1.75 आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ होल्डिंग हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इस केस में क्या होगा? करंट रेशियो तो एक्सेप्टेबल है बट एसिड टेस्ट रेशियो इतना अच्छा नहीं है। मतलब थोड़ा सा बुरा सिचुएशन है, मतलब कैश फ्लो प्रॉब्लम्स लग रही हैं। The asset test ratio might be too low. The business might be able at risk of not being able to pay its short-term debts, liquidity problems, cash and account receivables. The great difference between the two results is because of relatively high level of inventories. सही है। इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज करेगा तो करंट रेशियो भी इंक्रीज होगा बट एसिड टेस्ट रेशियो विल डिक्रीज। जितना इन्वेंट्री बढ़ेगी तो ये बात समझ में आई? इन्वेंट्री मेरा एसेट तो है बट कैश नहीं है ना, इन्वेंट्री में पैसे फंस जाते हैं, इन्वेंट्री को पैसे दे के ही खरीदा जाता है। ऑल्दो इन्वेंट्री आई बाय इन्वेंट्री फॉर सेलिंग देम, अगर इन्वेंट्री बिक ही नहीं रही तो पैसे तो फंस गए ना तुम्हारे। लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो फिर भी आ सकती है ना। अकाउंट रिसीवेबल्स में क्या होता है कि आप उसको कॉल करके पैसे मंगवा सकते हो, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो। अगर बैंक में कैश पड़ा है तो उससे लाइबिलिटीज पे कर सकते हो, या कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है तो उससे पैसे वापस ले सकते हो कि भाई पैसों का मसला चल रहा है आप छोड़ो। ऐसे कर सकते हो ना। लेकिन इन्वेंट्री अगर आउटडेटेड हो गई तो इन्वेंट्री इज अ रिस्क। ज्यादा इन्वेंट्री रखना एक बिजनेस के लिए रिस्क होता है। तो जब भी करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो में ज्यादा डिफरेंस हो तो वो किसकी वजह से हो सकता है? अ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। सही है। Results may not be accurate due to inflated values inflated values inflated values of current liabilities, uh, inflated values of current liabilities, एंड करंट एसेट्स। current assets. It also applies on profitability ratios। मतलब सेलिंग प्राइस तो बढ़ गई लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, मतलब नंबर्स तो बढ़ गए लेकिन रियल टर्म्स में हम वहीं पे रुक गए। प्रॉफिट मतलब रेशियो एनालिसिस जो होता है ना वो बिजनेस की फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में नहीं बताता। ये पास्ट पे बेस्ड होता है और कॉम्पिटिटर्स के डेटा के साथ कंपैरिजन के लिए होता है, बेंचमार्किंग के लिए होता है कि हम ये काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। समझ रहे हो?
वी कैन नॉट टेक ऑल फाइनेंशियल मेजर फाइनेंशियल decisions decisions on the basis of ratio analysis. on the basis ऑफ रेशो एनालिसिस। दूसरी चीजें भी चाहिए होती, कैपिटल बजटिंग वगैरह करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट अप्रेजल करना पड़ता है, लोकेशन डिसीजन भी देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बिजनेस की ग्रोथ में या प्राइसिंग मार्केटिंग, ये सारी चीजें रोल प्ले करती है ना एक सक्सेसफुल उसमें। हाँ। और बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती हैं रेशियोज की।